दोस्तों, दुनिया की सबसे फेमस और एंशिएंट नदियों में से एक नाइल नदी है। इसी के कारण मिस्र के कुछ हिस्सों में लोग रहते हैं, नहीं तो इसके बिना मिस्र के उन हिस्सों में रहना बड़ा ही मुश्किल होता। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन कंजर्वेशन के कारण ये सूख रही है। ये नदी धीरे धीरे सूखती जा रही हैं, जबकि ये उन लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रही हैं जो इसके पानी पर डिपेंड करते हैं। इसलिए नाइल को देश की लाइफ लाइन के तौर पर भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश के लिए पानी का एकमात्र जरिया है। इसमें से कुछ पानी की समस्या नदी की नेचुरल साइकिल के कारण हो रही है, जबकि इसके कुछ हिस्से पहले ही सूख चुके हैं, जिसके चलते पूरे शहर ही नष्ट हो गए। जैसे कि प्राचीन मैरो, जो कभी एक फलता फूलता शहर था। हालांकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी नदी की लाइफ को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मिस्र की लाइफ लाइन सूखती जा रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र एक बड़ा देश है जो लाखों वर्ग किलोमीटर की एरिया को कवर करता है, लेकिन इसके लैंड मास का सिर्फ 3% जमीन ही हैबिटेबल है, यानी कि सिर्फ इतने ही इलाके में आबादी रहती है, जबकि बची हुई जमीन कभी ना खत्म होने वाली रेगिस्तान के रूप में है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है। आपको बता दें कि कायरो की वाइब्रेंट मेगासिटी को अक्सर अरब वर्ल्ड की राजधानी कहा जाता है। पानी का एकमात्र सोर्स नाइल की शुरुआत मिस्र में नहीं हुई। इसकी उत्पत्ति मिस्र की बॉर्डर से बहुत दूर हुई है, जो साउथ में लगभग 7000 किलोमीटर है, जहां व्हाइट और ब्लू नाइल विक्टोरिया झील और इथियोपियन हाईलैंड के पास के सोर्सेज द्वारा फेड की जाती हैं। इथियोपिया में सेमियन माउंटेन्स करीब 60% के आसपास नाइल के लिए पानी का सोर्स है, जो इस नदी में बहती हैं। दोस्तों, ऑलमोस्ट मिस्र की सभी पॉपुलेशन नाइल नदी के किनारे ही रहती हैं। यहाँ हजारों सालों से नदी ने सिंचाई के सोर्स के रूप में काम किया है और साथ ही सूखे मैदानों को उपजाऊ जमीन में बदला है। नाइल नदी ने हमेशा ही मिस्र वासियों के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि रेगिस्तान जैसी जगह पर रहने वाले लोगों को पीने का पानी देना, भोजन उगाने के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाना। इसके अलावा नाइल नदी लोगों और माल की आवाजाही में भी मदद करती है। लोग इसे एक वाटरवेज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पूरे इतिहास में नाइल नदी का उपयोग दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने के लिए भी किया जाता है, जो अभी तक जमीन से ज्यादा सेफ और आसान साबित हुआ है। अगर इसका पानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो बिना नाइल के नॉर्दर्न से सदर्न तक की जर्नी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। ये 6700 किलोमीटर तक फैली हुई है और सेंट्रल अफ्रीकन अपलैंड से लेकर मेडिटेरेनियन सी से होती हुई साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर बहती है। वैसे अपलैंड उस एरिया को बोलते हैं जो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि पहाड़ी एरिया। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि नाइल नदी पीछे की ओर बहती है। इसके साथ ही दोस्तों, नाइल मिस्र की सभ्यताओं को डेवलप करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुख की बात है कि मिस्र का अब जीवन खतरे में है। इस नदी के किनारे रहने वाले किसान संघर्ष कर रहे हैं, जहां कभी नाइल फ्रीली बहती थी और अब नहरें धीरे धीरे सूख रही हैं। आपको बता दें कि किसान इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि नाइल नदी बहुत कम पानी प्रदान करती है, जबकि विंटर में चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं, वहीं गर्मी के दौरान वे पानी नहीं पाते हैं। दोस्तों, नाइल नदी ने पहले भी इस तरह की घटना को एक्सपीरियंस किया है।
10,000 साल पहले प्राचीन मैरो पूरी तरह से उपजाऊ था। यहाँ ग्रासलैंड, नदियां और झीलें थी जो पानी से भरी थी। जीवन अच्छे से चल रही थी और सब कुछ हरा भरा था। लेकिन कुछ समय बाद एनवायरनमेंट गर्म सूखा होने लगा। लोगों और जानवरों को यहाँ से और अधिक हैबिटेबल जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके बाद ये शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। दोस्तों, एनएडी पठार नॉर्दर्न चैड के वेस्ट में करीब 1500 किलोमीटर के आसपास लोकेटेड था। इस लोकेशन के पास कई झीलों को मेंटेन करने के लिए इनाफ बारिश के साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी था और येलो नाइल भी थी जो नाइल नदी की तीसरी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन अब गायब हो चुकी है। जो बचा है वो पानी से भरा हुआ टनल है। एटमॉस्फेयर सूखने के अलावा इथियोपिया में मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के चलते नाइल नदी में पानी की कमी बढ़ गई है। साल 2011 में इथियोपिया ने $5 मिलियन में एक डैम का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को इस उद्देश्य से शुरू किया गया था कि ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा और इससे दशकों से इथियोपिया में भोजन और पानी की कमी का अंत भी होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस अच्छाई की कल्पना की गई थी उसने मिस्र और इथियोपिया के बीच टेरिटोरियल विवाद का कारण बनने का काम किया। मिस्र के सभी पड़ोसी देश इस इनिशिएटिव के सपोर्ट में थे, लेकिन इसने मिस्र की चिंता को बढ़ा दिया। इस नदी के पानी को लेकर झगड़ा यहां तक पहुंच गया कि दोनों देशों के लीडर धमकी भरी स्टेटमेंट देने लगे। मीडिया ने भी इस मामले पर अपना मत व्यक्त किया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये डैम लेक मीड के हूवर डैम की तुलना में दुगनी साइज की रिजर्वॉयर बनाएगी, जो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर यानी एक बड़ी झील जिसे बनाकर वाटर सप्लाई के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू नाइल का करीब 74 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगी। वहीं पर डैम को पानी से भरने के लिए 5 से 15 साल लगेंगे। इसमें पानी भरने के दौरान जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के जर्नल ने खुलासा किया कि एसवन हाई डैम द्वारा जनरेट किया हुआ 1/3 इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान के साथ मिस्र की ओर बहने वाली नाइल नदी का फ्रेश वाटर का कुल 25% कट हो सकता है। आपको बता दें कि एसवन डैम मिस्र की सबसे बड़ी डैम है जो नाइल नदी पर है और जिसे साल 1965 में बनाकर तैयार किया गया था। जियोलॉजिस्ट जैन डैनियल स्टैनली का कहना है कि साल 2025 तक मिस्र फ्रेश वाटर और एनर्जी की कमी का सामना करेगा। वहीं डेल्टा में की गई खेती बाड़ी जो मिस्र को 60% की फूड प्रोवाइड करती हैं, वो भी सिंचाई की कमी से सफर करेगी। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की जर्नल स्टडी ने इस बात को साफ साफ कहा है कि इथियोपिया में नई डैम एकमात्र एनवायरमेंटल खतरों की सीरीज हैं जिससे अब मिस्र सामना करेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज और समुद्र का स्तर बढ़ना उन खतरों में से एक है। दोस्तों, कुछ नाइल डेल्टा केवल 1 मीटर या सी लेवल से ऊपर हैं और साल 2014 में स्वीट यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट एक्मैन साफोलेसर ने एनालिसिस करके प्रेडिक्ट किया कि सी लेवल में आधे मीटर की बढ़ोतरी डेल्टा को 19% से श्रिंक कर देगा और जो लॉस एंजलिस के एरिया के बराबर होगा। वो एक कंजर्वेटिव सिनारियो था। अगर इस नदी में सी लेवल 1 मीटर से बढ़ेगा तो इस पर कई जियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि 1/3 डेल्टा मेडिटेरेनियन के नीचे गायब हो जाएगा। हालांकि उस एनालिसिस को कंसीडर नहीं किया गया जो साल 2016 के दौरान नेचर में की गई स्टडी के द्वारा अधिक राइज प्रेडिक्ट किया गया था। दोस्तों, थैंकफुली पिछले कुछ महीनों में टेंशन बहुत कम हुआ है। इसके साथ ही इथियोपिया और मिस्र दोनों देश मिलकर
अब डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इथियोपिया रिजर्वायर को भरने के टाइम को एक्सटेंड करके तत्काल डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट को कम कर सकता है। वहीं दूसरी ओर मिस्र को यूनिक फार्मिंग और इरिगेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो उसके पानी की मांग को कम कर देगा। मिस्र की गवर्नमेंट ने किसानों को और अधिक इफेक्टिव इरिगेशन मेथड को यूज करने की सलाह दी है और ये भी कहा है कि ऐसी फसलें बोई जाएं जिन्हें पानी की कम जरूरत हो। दोस्तों, सभी बड़ी वाटरवेज की तरह नाइल नदी एक नाजुक हैबिटेट यानी निवास स्थान है, जिसे आसपास के सभी देशों द्वारा सेफ गार्ड करनी चाहिए। मिस्र की गवर्नमेंट को तेजी से कार्य करना चाहिए और इस तरह के इनोवेटिव तरीके ढूंढने चाहिए जो मिस्र के लिए सस्टेनेबल पानी की सप्लाई हो, जिससे पानी की कमी से मिस्र को आजादी मिल सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नाइल नदी एक दिन वाकई में सूख जाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।